अपने सामने उसी लड़के को देख वो गुस्से में कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो और ये सब क्या है? तभी मनन अपने सॉफ्ट आवाज में कहता है, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि आज से तुम मेरे साथ रहोगे और ये फ्लावर तुम्हें तो बहुत पसंद है ना। उसके बातों को सुन अपने घबराए आवाज में मोक्ष कहता है, तुम पागल हो क्या, मुझे यहाँ नहीं रहना है। इतना कहने के बाद भागने को था पर तभी दरवाजे के पास गार्ड्स खड़े हो जाते हैं बड़े बड़े गन अपने हाथ में लिए। मोक्ष ये देख डर जाता है और अपने कदम पीछे कर लेता है। तभी मनन गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम सब मेरे मोक्ष को डरा रहे हो, साइड हो जाओ। अंदर ये सब चल रहा था वहीं बाहर अनिरुद्ध आदित्य का कार जहां लगा था वहीं लगा देता है और आदित्य को कॉल करता है तो आदित्य के फोन का आवाज मनन के गार्ड्स को सुनाई दे देता है। वहीं आदित्य कॉल कट करने को था पर गलती से उठ जाता है। वहीं मनन के गार्ड्स आदित्य के पास आने को थे पर आदित्य अपने फोन को दूसरे तरफ फेंक देता है। तभी सारे गार्ड्स उस तरफ चल जाते हैं। वहीं आदित्य झाड़ी के अंदर होता है। वहीं आदित्य का फोन उन्हें मिल जाता है और वो फोन उठा कहता है, ये किसका फोन है, कॉल पर कोई है। ये सुन अनिरुद्ध कॉल कट कर देता है और उसे बहुत टेंशन होने लगता है। फिर अनिरुद्ध अपने असिस्टेंट को कॉल कर कहता है, कहाँ मर गए हो, गार्ड्स को लेकर जल्दी आओ। अनिरुद्ध इतना कहने के बाद कॉल कट कर वो अपने गन को निकाल लेता है जो वो अपने सेफ्टी के लिए रखा था। वही आदित्य वहां बैठ उन गार्ड्स को देख अपने मन में कहता है, क्या जो मुझे लग रहा है ये वही है, तो ये लोग मोक्ष को क्यों लाए हैं, अनिरुद्ध से इस गैंग का कोई मसला हुआ है क्या? ये सवाल वो सोच रहा था तभी चिल्लाने का आवाज आता है, मुझे जाने दो नहीं तो मैं खिड़की से कूद जाऊंगा। ये सुन आदित्य अपने मन में कहता है, ये तो मोक्ष का आवाज है, ये अनिरुद्ध और दिव्य कहाँ मर गए, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। इतना कहने के बाद वो आसपास देखता है, वहां अभी कोई गार्ड्स नहीं थे। वो फोन ले मनन के पास जाते हैं पर मनन मोक्ष को ऐसा करने से रोकने में बिजी था। फिर मनन अपने गार्ड्स के तरफ देख इशारा करता है। वही आदित्य गार्ड्स को ही छिपकर नोटिस कर रहा था जो मोक्ष के गिरने पर भी उसे बचा ले उसका तैयारी कर रहे थे। तो आदित्य मौका देख अंदर जाने लगता है। वही अनिरुद्ध भी उस मेंशन के अंदर जाने लगता है। वो भी सभी के नजरों से बचकर अंदर जाता है और किसी भी गार्ड्स को ना देख हैरान था, सभी मोक्ष को बचाने में जो लगे थे। जब आदित्य अंदर आता है तो अनिरुद्ध भी अंदर आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आंखों से ही इशारा कर मोक्ष का जहां से आवाज आ रहा था उस तरफ छिपकर देखते हैं। वही कई गार्ड्स खड़े थे। ये देख आदित्य अनिरुद्ध के पास जाता है और अपने धीमे आवाज में कहता है, ये मोक्ष को हार्म नहीं करना चाहता है। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, जो भी रीजन हो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुन आदित्य अनिरुद्ध की तरफ देखता है। वही अनिरुद्ध अपने गन को निकालता है और आगे कुछ करता कि तभी आदित्य कहता है, अनिरुद्ध मोक्ष का बात आता है तो तुम्हारा दिमाग काम करना क्यों बंद कर देता है? तुम्हें पता है जो तुम अभी करोगे उसका नुकसान तुम्हें बाद में भुगतना पड़ सकता है। आदित्य के इस बात को सुन अनिरुद्ध गन का इस्तेमाल नहीं करता है और उसे रख देता है। तभी एक गार्ड उन दोनों को देख वहां आ गन पॉइंट कर देता है तो अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़ उसे मोड़ उसके मुंह को बंद कर गर्दन को मोड़ देता है और जमीन पर छोड़ देता है। उसके गिरने का आवाज गार्ड्स को सुनाई देता है तो आदित्य अनिरुद्ध का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाने लगता है और कहता है, तुम कर क्या रहे हो? आदित्य ये सवाल किया था तभी वहां ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ मोक्ष खिड़की से कूद जाता है पर कोई फायदा नहीं हुआ, उसे बचा लिया गया था तो गार्ड्स उसे पकड़ अंदर ले आते हैं। फिर मनन मोक्ष को एक रूम में बेड पर बांध उसे आराम करने बोल देता है और गार्ड्स से जब पता चलता है तो कोई उसके मेंशन में घुसे हैं तो उनके पास आते हैं। तभी दोनों को देख मनन अपने गन निकाल अनिरुद्ध पर पॉइंट कर कहता है, ये आएगा, मुझे इसका तो उम्मीद था, पर तुम कौन हो? ये सुन आदित्य कोल्ड मुस्कान के साथ कहता है, जो भी हूँ बस अपनी खैर माना लो क्योंकि तुम जिसे पकड़े हो उसके बाद तो भगवान भी आ जाए तो तुम्हारी जान को कोई बख्श नहीं सकता है। ये सुन मनन हंसने लगता है। वही अनिरुद्ध अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मोक्ष को मुझे दे दो नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुन मनन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मेरे गार्ड्स के बीचों बीच हो और मुझे ताव दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। इतना कहने के बाद मनन अपने गार्ड से कहता है, दोनों को ऐसी मौत दो कि मरने से पहले 1000 बार सोचे किसके सामने ये दोनों अपना मुंह खोले थे। ये सुन उसके आदमी आगे बढ़ने को थे तभी पूरे हॉल में धुआं फैल जाता है और सभी खांसने लगते। जैसे ही वो धुआं साफ होता है आदित्य और अनिरुद्ध दोनों ही गायब होते हैं। ये देख मनन चिल्लाकर कहता है, उन दोनों को ढूंढो। इतना कहने के बाद वो मोक्ष के पास जाने लगता है भागते हुए, पर जब उस रूम की तरफ जाता है तो देखता है सारे गार्ड्स जमीन पर पड़े हैं। ये देख गुस्से में मनन चिल्लाकर कहता है, वो लोग हैं कौन और कैसे ये सब कर गए? वही आदित्य अनिरुद्ध दोनों बाहर आते हैं तो आदित्य चिल्लाकर अनिरुद्ध से कहता है, तुम्हें अगर अपने जान का रिस्क लेना था तो लेते, अपने वजह से मुझे क्यों? वो इतना कहता कि तभी अनिरुद्ध कहता है, तुम चाहते तो अकेले भाग सकते थे, मुझे साथ क्यों ले जा रहे थे?
ये सुन आदित्य उस पल को याद कर अपने मन में कहता है, मोक्ष तो ठीक है, पर मैं इस अनिरुद्ध का जान क्यों बचाना चाहा। वही दिव्या आदित्य के पास आ जाती है। दूसरी तरफ मोक्ष को देख अनिरुद्ध उसके पास जा उसे अपने बाहों में भर सवाल करता है, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। इस सवाल पर मोक्ष कहता है, नहीं। वही आदित्य उन दोनों को देख रहा था, तभी दिव्या भी उस तरफ देख कहती है, हम चले। ये सुन आदित्य कहता है, मेरे लिए न्यू फोन ले आओ और उस नंबर को इसमें एक्टिव कर, उस फोन में जो इन्फॉर्मेशन है उसे पहले ही इरेज करवा दो, वो लोगों के चेक करने से पहले। अपने बात को कहने के बाद आदित्य अपनी कार में बैठने को था, तभी अनिरुद्ध मोक्ष से दूर हो आदित्य की कार के पास जा कहता है, थैंक यू। ये सुन आदित्य जो अपना कार स्टार्ट कर रहा था वो सरकास्टिक मुस्कान के साथ कहता है, अनिरुद्ध अग्निहोत्री आदित्य दीवान से थैंक यू बोल रहा है, पर आदित्य दीवान को तुम्हारा सो कॉल थैंक यू नहीं चाहिए। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, तो क्या चाहिए। इस सवाल पर आदित्य सरकास्टिकली हंसते हुए कहता है, ये प्रोजेक्ट चाहिए, इस प्रोजेक्ट से गिव अप कर दो। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, मुझे पता ही था आदित्य तुम यही बोलोगे। अनिरुद्ध के इस बात पर आदित्य कहता है, हाँ, क्योंकि मैं अपने जान को रिस्क में लगाया था तो मुझे कुछ अच्छा मिलना चाहिए जो मेरे काम का हो, तुम्हारा थैंक यू रखकर मैं क्या करूँगा। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, फाइन, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हुआ। इतना कहने के बाद वो जाने को था, तभी आदित्य कहता है, चलो इस खुशी में आज मेरे साथ पार्टी कर लो, आखिरकार आदित्य दीवान तुमसे जीत जो गया है। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, अभी मुझे मोक्ष का ख्याल रखना है, पर इंडिया जाने के बाद मैं जरूर तुम्हारे पार्टी में शामिल होऊंगा। इतना कहने के बाद वो अपने कार में चला जाता है। वही आदित्य कार स्टार्ट करने को था, तभी दिव्या आदित्य के कार के अंदर जा बैठ जाती है तो आदित्य उसे देखता है, फिर कार स्टार्ट कर देता है। तभी दिव्या सवाल करती है, क्या तुम इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी जान रिस्क पर लगाए। ये सवाल सुन आदित्य शैतानी मुस्कान के साथ दिव्या को देख कहता है, जो समझना है समझ लो। ये सुन दिव्या आदित्य को घूरने लगती है और अपने मन में कहती है, ये आदमी है क्या चीज। कुछ वक्त के बाद अनिरुद्ध मोक्ष के साथ होटल आ जाता है। फिर रूम में जाने के बाद उसे गुस्से में देख चिल्लाकर कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था तो तुम्हें बाहर जाने का जरूरत ही क्या था। ये इंडिया नहीं है, जहां मन वहां निकल जाओ। ये सुन मोक्ष कहता है, पर मैं बाहर इसलिए गया था क्योंकि आपने ही बॉक्स भेजवाया था जिसमें एक लेटर था और उस लेटर में आपका नाम लिखा था। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, मोक्ष तुम्हें हेड राइटिंग देखना चाहिए था, अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहने के बाद वो रूम से बाहर जाने लगता है और जाने से पहले कहता है, रूम से बाहर मत निकलना। इतना कह वो निकल जाता है। वही मोक्ष के चेहरे पर उदासी छा जाता है और खुद में वो कहता है, मैं हमेशा ट्रबल क्रिएट करता अनिरुद्ध के लिए। मोक्ष खुद में ये कह उदास था। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने असिस्टेंट के पास जाता है और उसे ऑर्डर देता है, वो जो भी था कल की सुबह होने से पहले मुझे मेरे पास चाहिए। ये सुन असिस्टेंट कहता है, ओके सर। फिर अनिरुद्ध वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, तुम जो भी हो गलत इंसान से पंगा लिए हो। इतना कहने के बाद वापस अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही दूसरी तरफ आदित्य और दिव्या दोनों ही आदित्य के बुक किए रूम में होते हैं। आदित्य सिगरेट के कस ले रहा था, तभी दिव्या कहती है, तुम्हें सिगरेट इतना नहीं पीना चाहिए। ये सुन आदित्य दिव्या की तरफ देख कहता है, मेरा फिक्र करने का तुम्हें जरूरत नहीं है। जब आदित्य ये कहता है तो दिव्या गुस्से में कहती है, मजबूरी है तुम्हारा फिक्र करना, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो तुम्हारे डैड। इससे आगे वो कुछ कहती कि आदित्य दिव्या की तरफ घूर कर देखता है तो दिव्या अपने आधे कहे शब्द में रुक जाती है और आदित्य के बगल में जा बैठ कहती है, आदित्य तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम अपने डैड की वजह से खुद के साथ गलत कर रहे हो, जिस वजह से तुम जिसे अपने करीब रखना चाहते हो उसे ही खुद से बहुत दूर कर देते हो। ये सुन आदित्य दिव्या की तरफ देख उसके गाल पर अपनी उंगली को रख कसके दबाते हुए कहता है, मैं तुमसे एडवाइस नहीं मांगा हूँ दिव्या, और हाँ, तुम अब भी मेरे लिए ही काम करती हो, ये बात भूलो मत। इतना कहने के बाद वो दिव्या के चेहरे से अपने हाथ को झटक देता है। तभी दिव्या खड़ी हो कहती है, आदित्य तुम अपने गुस्से और नफरत में बहुत गलत कर रहे हो। जिस दिन तुम्हें रियलाइज होगा तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी, और हाँ, मैं अब भी तुम्हारे लिए काम करती हूँ पर तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। दोबारा मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत मत करना। इतना कहने के बाद गुस्से में दिव्या वहां से चली जाती है। वही आदित्य उसे जाता देखता है, फिर अपने नए फोन की तरफ देखता है, फिर उसे उठा जय को कॉल कर देता है। जय अभी भी पढ़ रहा था। वो फोन उठा आदित्य का नंबर देखता है तो झट से कॉल रिसीव कर कहता है, हेलो। जय की आवाज को सुन आदित्य का गुस्सा एक पल के लिए शांत हो जाता है और वो सिगरेट की कस लेते हुए कहता है, पढ़ाई करना बंद करो और कुछ खा लो। ये सुन जय हैरान था और वो हैरानी से भरे आवाज में सवाल करता है, आपको कैसे पता। इस सवाल पर आदित्य सिगरेट बुझाते हुए कहता है,
तुम मेरे पेट हो तो मुझे पता होगा ना मेरा पेट क्या करता है और क्या नहीं। जब आदित्य उसे अपना पेट बोला तो जय को ये सुन अच्छा नहीं लगा, पर वो जानता था उसकी नज़र में इससे अधिक वैल्यू जय का नहीं होगा। आदित्य इधर जय के साथ कॉल पर लगा था, वही अनिरुद्ध अपने रूम में मोक्ष के साथ बैठा था, पर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रहा था। तो मोक्ष को बहुत अजीब लगने लगता है और वो इस शांति को खत्म करने के लिए कहता है, हो गई गलती मुझसे, मैं सॉरी भी बोल रहा था, फिर आप इतने गुस्से में क्या है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इतना कहने के बाद अपने झील जैसे मासूम नजरों से मोक्ष अनिरुद्ध को देखने लगता है। तो अनिरुद्ध उसके पास जा अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख कहता है, गलती तुम्हारा नहीं है, अगर मुझे भी कोई तुम्हारा नाम लेकर कहीं आने को कहता तो मैं बिना सोचे समझे वहां चला जाता। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों को अपने अंगूठे से सेडक्टिवली रब करते हुए कहता है, वो जो भी है बहुत जल्द मैं उसे पकड़ लूंगा और उसे उसकी गलती की सजा दूंगा। ये सुन मोक्ष कहता है, वो अजीब था पर उसने मुझे हार्म नहीं किया, बल्कि वो मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहा था, आप उसे जाने दो, हमें इंडिया चले जाना चाहिए। ये सुन अनिरुद्ध कहता है, उसे सजा दिए बिना मैं इंडिया तो नहीं जाऊंगा। ये सुन मोक्ष कहता है, प्लीज अनिरुद्ध। इतना कहने के बाद वो अनिरुद्ध की आंखों में देख रहा होता है तो अनिरुद्ध कहता है, ओके। ये सुन मोक्ष बहुत खुश होता है और वो अनिरुद्ध के होंठों पर अपने होंठ टिका उसे प्यार से चूमने लगता है। वही दूसरी तरफ इंडिया में शाम के 4 बज रहे थे। अनाया व्हाइट कलर का प्यारा सा वन पीस पहन मेंशन से बाहर निकल जाती है। मेंशन में कोई नहीं था, सनाया अपने काम पर और अनुराग अपने काम पर गया हुआ था। तो अनाया कार ना ले जा, बाहर जाओ ऑटो ले लेती है, फिर विक्रांत के भेजे एड्रेस पर पहुंच जाती है। फिर ऑटो से बाहर निकल ऑटो वाले को पैसे दे मेंशन की तरफ देखती है, फिर अंदर जाने लगती है, पर मेन गेट के पास ही गार्ड्स रोक देते हैं और कहते हैं, यहाँ क्या करने आए हो। इस सवाल पर अनाया अपने मासूमियत से भरे आवाज में कहती है, वो मैं यहाँ मिलने आई हूँ हुई। अपने शब्दों को वो पूरा भी नहीं की थी, तभी वहाँ विक्रांत अपने कोल्ड आवाज में कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इससे सवाल करने की। विक्रांत के आवाज को सुन सभी गार्ड्स के माथे से पसीना आने लगता है। तभी विक्रांत धूप में खड़ी डोल की तरह दिख रही अनाया को देख कहता है, अंदर जाओ। तो अनाया जो अपने शोल्डर पर बैग टांगी हुई थी उसके स्ट्रिप को पकड़ भागते हुए मेंशन के अंदर चली जाती है। वही विक्रांत उन गार्ड्स की तरफ वार्निंग देते हुए कहता है, दोबारा ये आए और तुम में से कोई भी इसे रोक कर रखा तो बहुत बुरा होगा। इतना कहने के बाद वो मेंशन के अंदर जाने लगता है। जब विक्रांत अंदर आता है तो देखता है अनाया खड़ी है और मेंशन को देख रही है। तभी विक्रांत उसके पास जा कहता है, क्या देख रही हो। विक्रांत के आवाज को सुन झट से अनाया विक्रांत की तरफ देख कहती है, वो एक्वेरियम, कितने प्यारे प्यारे फिश है। ये सुन विक्रांत कहता है, तो दूर से क्यों देख रही हो, चलो वहां। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ जाता है तो अनाया भी बढ़ जाती है। फिर दोनों एक्वेरियम के पास आ जाते हैं। फिर अनाया अपने फोन को निकाल फिश की तस्वीरें लेने लगती है। फिर विक्रांत की तरफ देख कहती है, क्या आप फिश के साथ मेरी पिक्चर्स क्लिक कर देंगे। अब अनाया कही थी तो विक्रांत मना कैसे कर सकता था। वो अनाया का फोन न ले अपने फोन को निकाल कहता है, मेरे फोन से ज्यादा अच्छे पिक्चर्स आएंगे। ये सुन अनाया अपने फोन को रख मुस्कुरा कर कहती है, ओके। फिर क्यूट सा पोज देने लगती है। वही विक्रांत तो बस उसकी तस्वीरों को अपने पास रखना चाहता था, पर जब अनाया के क्यूट पोज को देखता है तो उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वो मुस्कुराते हुए पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। कुछ पिक्चर्स क्लिक किया ही था कि तभी आदित्य का कॉल विक्रांत को आने लगता है। तो विक्रांत अनाया से कहता है, मुझे एक कॉल अटेंड करना होगा। ये सुन अनाया ओके कहती है। तो विक्रांत उसे सोफे के पास जा बैठने का इशारा कर कॉल अटेंड कर लेता है। तो आदित्य कहता है, हेलो। तभी विक्रांत कहता है, हाँ आदित्य। ये सुन आदित्य बताने लगता है कि प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया है। तभी अनाया सोफे के पास जाते वक्त हील्स पहनी थी, इस वजह से वो अनबैलेंस हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है, जिस कारण उसे जोरों का चोट लग जाता है और वो चीख पड़ती है, आउच। वही विक्रांत ये देख चिंता से भरी आवाज में उसका नाम लेता है, अनाया। अनाया का नाम सुनते ही आदित्य खुद में क्वेश्चन की तरह कहता है, अनाया। वही विक्रांत अपने कान से फोन हटा देता है और फोन को जेब में रख भूल जाता है कि लाइन में आदित्य है। फिर वो जल्दी से अनाया के पास जा उसे अपने गोद में उठा सोफे पर बैठा थोड़ा कड़क आवाज में कहता है, तुमसे हील्स हैंडल नहीं होता तो पहनने का क्या जरूरत था। ये सुन अनाया अपने नम आंखों से उसे देख अपने मासूम आवाज में कहती है, इस ड्रेस के साथ बस यही मैचिंग कर रहा था तो मैं पहन ली। ये सुन विक्रांत अनाया के आंखों में देखता है जिसके आंखों में आंसू थमा हुआ होता है। ये देख वो कुछ न कह अपने घुटने के बल बैठ उसके सैंडल को पैर से निकालने ही वाला होता है कि तभी अनाया झट से कहती है, मैं ठीक हूँ। पर विक्रांत फिर भी उसके पैर से सैंडल निकाल पैर को देखता है और कहता है, तुम बच्ची नहीं हो जो गिरती पड़ती रहती हो हमेशा।
ये सुन अनाया को बहुत शर्मिंदगी फील होता है और उसे याद आता है जब भी वो विक्रांत से मिली है वो उसके सामने गिरती रहती है या फिर उल्टी फुलटी हरकतें करते रहती है। सब याद करने के बाद वो मासूमियत से कहती है, मैं आज के बाद संभल कर चलूंगी और हील्स नहीं पहनूंगी, पर मेरा हाइट छोटा है ना, इसलिए मैं हील्स पहनती हूँ। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर उदासी छा जाता है। वही विक्रांत उसे देखता है फिर कहता है, हील्स पहनने से हाइट लंबा नहीं होता है, अब से तुम्हें हील्स पहनने की जरूरत नहीं है। विक्रांत को किसी का फिक्र करता देख आदित्य फोन कट कर देता है और खुद में कहता है, विक्रांत तुम्हें मिली भी तो अनिरुद्ध की भतीजी, पर जो भी हो, लगता है आगे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनिरुद्ध और विक्रांत के बीच देखने में मजा आएगा। खुद में इतना कहने के बाद वो अपने फोन को साइड में फेंक वही ही लेट जाता है। कुछ वक्त बाद इंडिया में विक्रांत अनाया की स्टडी में हेल्प करने लगता है। वही अनाया को थोड़ा कंफ्यूज देख विक्रांत अपने पढ़ाने का स्टाइल बदल देता है, क्योंकि अनाया को पढ़ाते ही विक्रांत इतना तो समझ गया था, पढ़ाई में अनाया बहुत वीक है और विक्रांत के पढ़ाने का स्टाइल अपर लेवल का था, तो वो अपने लेवल को नीचे कर उसे आसपास के एग्जाम्पल के साथ समझाने लगता है। तो अनाया को अब मजा भी आने लगता है, साथ ही समझ भी आने लगता है और वो मुस्कुराते हुए सवाल भी करने लगती है, जिसका जवाब विक्रांत जैसे दे रहा था उससे अनाया को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है। ऐसे ही शाम के 7 बज जाते हैं और अनाया का नज़र टाइम पर जाता है तो वो चिल्लाकर कहती है, मम्मा 8 बजे तक आ जाएगी, मुझे निकलना चाहिए। ये सुन विक्रांत उसके हाथ को पकड़ उसे खड़ा होने से रोक कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और यहाँ से तुम्हारा मेंशन बस 15 मिनट का रास्ता है, तो मेरे साथ कुछ और वक्त रुको। ये सुन अनाया कहती है, ओके, तो मैं आगे कौन सा क्वेश्चन बनाऊं? इस सवाल पर विक्रांत कहता है, कॉफी। ये सुन अनाया उसे अपने कंफ्यूजन से भरे लुक से देखती है तो विक्रांत कहता है, बहुत पढ़ाई कर ली हो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। जब विक्रांत ये बात कहता है तो अनाया झट से सवाल करती है, आप खुद से कॉफी बनाते हैं? इस सवाल पर विक्रांत खड़ा हो कहता है, नहीं, बस सर्वेंट छुट्टी पर है इसलिए। विक्रांत ने खुद ही सभी सर्वेंट को कुछ दिनों के लिए आने से मना कर दिया था। विक्रांत के साथ साथ अनाया भी खड़ी हो कहती है, मैं भी आपके साथ चलूं? ये सुन विक्रांत ओके कह देता है और दोनों साथ किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ ही कदमों में किचन आ जाता है, फिर दोनों किचन के अंदर आ जाते हैं। फिर विक्रांत कॉफी बनाने लगता है और अनाया विक्रांत को देख रही होती है, फिर अपने मन में कहती है, ये कितने हैंडसम है। इतना कहने के बाद अनाया को एक्सीडेंटल किस याद आने लगता है और उसका चेहरा लाल होने लगता है। तभी विक्रांत उसकी तरफ देखता है। अनाया के लाल चेहरे को देख विक्रांत अपने हाथ को आगे कर उसके माथे को छूता है तो अनाया उसे अपने बड़े बड़े आंखों से हैरानी के साथ देखने लगती है। तभी विक्रांत अपने हाथ पीछे कर कहता है, तुम्हें फीवर तो नहीं है, फिर तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? इस सवाल पर अनाया थोड़ी घबरा जाती है। तभी विक्रांत अपने हाथ को उसके चेहरे पर रखता है तो अनाया विक्रांत के आंखों में देखती है और विक्रांत के चेहरे और उसके को याद करने लगती है। वही विक्रांत कहता है, बोलो क्या हुआ? विक्रांत के एक बार और सवाल करने से अनाया विक्रांत के चेहरे में खोते हुए कहती है, आप बहुत हैंडसम हो इसलिए। इतना कह वो खुद में कहती है, मैं क्या बोल रही हूँ? खुद में इतना कह वो हड़बड़ी में बोल पड़ती है, नहीं नहीं, वो एक्सीडेंटल किस। इतना कहने के बाद वो चुप हो अपने मन में कहती है, मैं क्या कह रही हूँ? वो खुद में सोचने लगती है। वही ये सुन और उसके चेहरे पर एम्ब्रेसमेंट आते हुए देख विक्रांत अनाया के बेहद करीब आता है तो अनाया अपने ख्यालों से बाहर आ विक्रांत की तरफ देखती है और उसका दिल जोरों से धक धक करने लगता है। तभी विक्रांत उसके होंठों पर अपने अंगूठे से उसके होंठों को सेडिक्टिवली रब करते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, तुम्हें वो किस अब तक याद है? इस सवाल का जवाब देना अनाया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है। वो कुछ न कह अपने पलकों को झुका लेती है। वही उसके नर्म होंठों को छूते ही विक्रांत का दिल उसे चूमने को करने लगता है। वो उसके होंठों के करीब जाते हुआ अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, मैं उस किस को भूल नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं एक बार फिर तुम्हें किस कर सकता हूँ? इतना कहने के बाद वो उसके होंठों से अपने होंठों को मिलाने वाला था। वही अनाया के होंठों पर विक्रांत की गर्म सांस पड़ रही थी, जिससे उसे एक अलग सा एहसास हो रहा था और उस एहसास को समझना उसके लिए मुश्किल था, पर वो विक्रांत को ना रोक अपने आंखों को बंद कर ली थी। वही विक्रांत उसके होंठों पर अपने होंठों को टिका उसे प्यार से किस करने लगता है। उसके होंठों को किस करने में जो सुकून विक्रांत को मिल रहा था वो सुकून उसे आज तक कहीं नहीं मिला था। वो अपने एक हाथ को अनाया की कमर पर रख उसे अपने और करीब कर उसके होंठों को पैशनेटली किस करने लगता है। फिर उसे किस करना बंद कर अपने बाहों में भर कहता है, तुम नाराज तो नहीं हो ना? इस सवाल को सुन अनाया अपने होश में आती है और उसे समझ नहीं आता है क्या बोले, क्योंकि उसे यह एहसास बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही उसे फील करना क्या सही है।
अनाया के दिमाग में ये चल रहा होता है, वही अनाया को कुछ ना कहता सुन वो अनाया से दूर हो अपने आप में खोया देख उसके गाल पर हाथ रख प्यार से कहता है, ज्यादा मत सोचो। इतना कहने के बाद कॉफी का कप ले अनाया के तरफ बढ़ा देता है तो अनाया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी के साथ देखती है। तभी अपने होंठों पर मुस्कान ला विक्रांत कहता है, लिटिल गर्ल तुम्हें मेरा किस इतना बुरा लगा क्या? इस सवाल पर अनाया झट से कहती है, नहीं मतलब बुरा नहीं था पर आप मुझे किस कैसे कर सकते हैं ये तो। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी विक्रांत कहता है, 8 बज जाएंगे, सवाल में अपना वक्त जाया मत करो और कॉफी पियो। ये सुन अनाया कॉफी ले लेती है और उसे वही खड़े हो पीते हुए विक्रांत के उस बात को याद करने लगती है जब विक्रांत कहा था, जब कोई एक दूसरे के लिए फील करता है तो किस करता है। ये याद आते ही वो खुद से सवाल करती है, क्या विक्रांत मेरे लिए फील करते हैं और मैं किस करने क्यों दी, क्या मैं भी? खुद में ये सवाल कर वो विक्रांत की तरफ देखती है जो किस करने के बाद ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे ये कोई बड़ा बात नहीं है। तो एक ही घुट में वो कॉफी गटक कहती है, मुझे मेरे मेंशन छोड़ दीजिए। ये सुन उसके हाथ से कप ले साइड में रख बाहर जाने लगता है तो अनाया उसके पीछे। तभी विक्रांत अपने मन में कहता है, उफ मैं क्या कर दिया, कहीं अनाया इस किसकी वजह से मुझे इग्नोर ना करने लगे। वो अपने मन में ही सोचते हुए अनाया के साथ बाहर आ जाता है, फिर उसे उसके मेंशन छोड़ता है। पूरे रास्ते कार में खामोशी होता है, फिर जैसे ही मेंशन आता है तो अनाया जल्दी भागना चाहती थी पर विक्रांत सवाल कर बैठता है, कल आओगी ना स्टडी के लिए? इस सवाल पर अनाया कह देती है, मुझे मेरी दोस्त के घर जाना है। इतना कहने के बाद वो कार से बाहर निकल भागते हुए जाने लगती है। वही विक्रांत स्टीयरिंग पर अपने हाथ मार खुद में कहता है, मैं ऐसा स्टूपिडिटी कैसे कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद गुस्से में कार स्टार्ट कर वो वहां से जाने लगता है। वही अनाया भागते हुए अपने रूम का दरवाजा बंद कर दरवाजे से टिक जमीन पर बैठ अपने होंठों पर ही हाथ रख उस बारे में सोचती रहती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। अगला दिन सिंगापुर में मनन गुस्से में पागल हुए जा रहा था पर तभी उसे पता चलता है अनिरुद्ध के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। तो वो इंडिया जाने के लिए निकल जाता है और फैसला कर लेता है किसी भी हाल में वो मोक्ष को पाकर रहेगा। जब उसके यहाँ से भागने वाला बात अनिरुद्ध को पता चलता है तो अनिरुद्ध अपने असिस्टेंट को उसका पता लगाने से मना कर देता है पर उस पर नज़र बनाए रखने को कहता है ताकि वो फिर मोक्ष को किडनैप ना करे और पता लगाने को कहता है आखिर उसने ऐसा किया क्यों था। फिर मोक्ष कल की वजह से इंडिया चलने को कहता है। अब उसे यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा था तो अनिरुद्ध भी मान जाता है और वो दोनों अपने लोगों के साथ सिंगापुर से निकल जाते हैं। वही आदित्य भी दिव्य के साथ, उसे वैसे भी यहाँ कोई काम बचा नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। अनिरुद्ध का जेट लैंड होता है, फिर दोनों और उसका असिस्टेंट साथ ही कुछ बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं। कार पहले से ही मौजूद था पर उन दोनों के आने का खबर घर में किसी को नहीं था। दोनों कार में बैठ जाते हैं, फिर मोक्ष कार में बैठे बैठे ही सो जाता है और उसका सिर नीचे झुकने लगता है तो अनिरुद्ध उसके सिर को अपने कंधे पर रख मुस्कुरा कर मोक्ष को देखता है। कुछ ही वक्त में कार मेंशन के पास रुक जाता है तो अनिरुद्ध मोक्ष का सिर शीट पर प्यार से रख कार से बाहर निकल दूसरी तरफ जा कार का दरवाजा खोल मोक्ष को अपने गोद में उठा उसे मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। मेंशन में कोई नहीं था सवेंस के अलावा तो अनिरुद्ध सीधा मोक्ष के रूम में जा उसे बेड पर लेटा उसके माथे को प्यार से चूम रूम से बाहर जा रूम का दरवाजा बंद कर विहान को कॉल करता है। विहान अपने केबिन में परेशान बैठा था क्योंकि उसके कॉन्फ्रेंस के बाद से रचना उससे बात करना ही बंद कर दी थी। वो उसे कॉल करता तो रचना रिसीव ही नहीं करती और करती भी तो बिजी है वो ये कह देती थी। जब अनिरुद्ध का उसे कॉल आता है तो कॉल रिसीव कर उदासी से भरे आवाज में सवाल करता है, मीटिंग कैसा रहा और तुम इंडिया कब तक आएगा? विहान के उदासी से भरे आवाज में सवाल करता सुन अनिरुद्ध कहता है, मैं इंडिया आ चुका हूँ, बाकी बात मेरे मेंशन आ जा फिर करते हैं। ये सुन विहान झट से कहता है, हाँ मैं अभी आया। इतना कह वो कॉल कट कर खड़ा हो जाने लगता है। विहान को अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो तो चाहता ही था अनिरुद्ध से मिल अपने टेंशन को वो थोड़ा कम कर ले। वही दूसरी तरफ आदित्य मेंशन पहुंचता है तो वो सीधा अपने रूम जाता है तो देखता है जय पढ़ाई कर रहा है। आदित्य जय को कॉलेज जाने से मना कर दिया था इसलिए जय रूम में बैठा स्टडी कर रहा था। उसका ध्यान आदित्य पर गया ही नहीं था। वही आदित्य जय को लड़कियों की ड्रेस में पढ़ता देख रूम का दरवाजा धीरे से बंद कर उसके करीब जा अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, बहुत क्यूट दिख रहे हो पिंक ड्रेस में। ये सुन जय आदित्य के तरफ देखता है। वही आदित्य अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख प्यार से सहलाते हुए सवाल करता है, तुम मुझे मिस किए? इस सवाल को सुन जय आदित्य को देखता है फिर अपनी नजरें झुका कहता है, मैं आपको मिस क्यों करूंगा? ये सुन आदित्य का चेहरा डार्क हो जाता है और वो अपने गुस्से से भरे नजर से जय को देखता है। तभी जय अपनी नजरें उठा आदित्य की तरफ देखता है। उसके गुस्से में हुए डार्क चेहरे को देख जय झट से कहता है, मैं आपको मिस किया?
ये सुन आदित्य उससे दूर हो अपने जेब से सिगरेट निकाल बालकनी में जा खड़ा हो सिगरेट जला उसकी कस लेने लगता है। वही जय बेड से उतर अपने बुक्स कॉपी को समेत साइड में रख बालकनी की तरफ झांकता है। आदित्य के हैंडसम चेहरे पर जब धूप की किरणें पड़ रही थी तो वो और हैंडसम नजर आ रहे थे। जय वही खड़ा हो बस आदित्य को देखने लगता है। वही आदित्य सिगरेट जमीन पर गिर मुड़ जाता है और तभी उसे जय नजर आता है जो उसे देख रहा था। वही जय आदित्य को अपने तरफ देखता पा मुड़ जाता है। तभी आदित्य रूम के अंदर आ जय को पीछे से अपने बाहों में भर कहता है, तुम मेरे पेट हो, जब मैं यहाँ ना रहूं तो मुझे मिस किया करो और मैं जब आ जाऊं तो भागते हुए मेरे पास आओ, समझ आया तुम्हें? जय ये सुन कुछ नहीं कहता है। वही आदित्य को जय का चुप्पी बहुत इरिटेट कर रहा था तो वो जय को अपने तरफ मोड़ उसके चेहरे पर अपने उंगली को रख उसके चेहरे को अपने तरफ आंखों में देखने के लिए मजबूर करते हुए अपने कोल्ड आवाज में कहता है, समझ आया तुम्हें? ये सुन जय आदित्य के गुस्से को देख झट से कहता है, हाँ। जब आदित्य हाँ सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और उसके होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर उसके होंठों के करीब जा उसे प्यार से किस कर उससे दूर हो कहता है, मुझे कंपनी जाना होगा तो तुम पढ़ाई करो क्योंकि रात को मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही जय उसे जाता बस देखता रहता है। फिर बेड पर जा बैठ खुद में कहता है, आदित्य सर आपके पास लड़कियों की कमी नहीं है और कल भी आप मेंशन नहीं आए तो जरूर किसी लड़की के साथ ही होंगे। फिर मैं क्यों मेरे साथ इंटीमेट आप बार बार हो रहे हो जबकि मैं एक लड़का हूँ। खुद में इतना कहने के बाद उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। वही दूसरी तरफ विहान अनिरुद्ध के मेंशन पहुंच गया था और दोनों स्टडी रूम में बैठे थे। फिर कल जो कुछ हुआ था अनिरुद्ध विहान को सब बता देता है। ये जान विहान सवाल करता है, क्या तुम्हें पता चला वो मोक्ष को किडनैप क्यों किया था? इस सवाल पर अनिरुद्ध कहता है, ये तो पता नहीं चला पर वो था मोक्ष के स्कूल में ही। ये सुन विहान हैरान था। इस बारे में बात करने के बाद विहान कहता है, मैं आदित्य जैसा इंसान कहीं नहीं देखा हूँ, वो कैसे तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट डील कर सकता है इसके बदले? ये सुन अनिरुद्ध कहता है, हम सब जानते हैं आदित्य को बस अपना प्रॉफिट दिखता है, पर आदित्य हेल्प किया मैं इसे भूल नहीं सकता हूँ। वो चाहता तो हेल्प नहीं करता पर उसने किया। ये सुन विहान कहता है, हेल्प का नाम मत दो इसे अनिरुद्ध, जरूर वो हेल्प के बदले ये डील करेगा, ये सोचकर ही हेल्प किया होगा, नहीं तो आदित्य को खुद के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं, वो मरे या जिए। विहान की बातों को सुन अनिरुद्ध कहता है, विहान जाने भी दो, उसे प्रोजेक्ट चाहिए था और मुझे बस मेरे मोक्ष का सेफ्टी। वैसे भी अनिरुद्ध अग्निहोत्री किसी का आशान नहीं रखता। ये भी ठीक था। दोनों इधर बातें कर रहे होते हैं। वही मोक्ष का नींद खुल जाता है और नींद खुलते ही उसे अपने पेट से भूख के मारे आवाजें सुनाई देने लगता है। तो वो उठकर बैठ जाता है और रूम को देख खुद में कहता है, मैं तो कार में था, अचानक से अपने रूम कैसे आ गया? इतना कहने के बाद वो बेड से नीचे उतर अपने रूम से बाहर चला गया और पूरे मेंशन में किसी को ना देख सर्वेंट से सवाल किया, दाइसा क्या घर में कोई नहीं है? इस सवाल को सुन दाइसा उसे बता देती है, बस साहब और विहान सर है। ये सुन मोक्ष सवाल करता है, कहाँ? तो दाइसा बता देती है, स्टडी रूम में। तो वो मुस्कुरा कर ठीक है कह भागते हुए स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है। वहां पहुंच वो स्टडी रूम का दरवाजा खोल देता है तो विहान और अनिरुद्ध दोनों उस तरफ देखते हैं। मोक्ष को देख अनिरुद्ध कहता है, तुम जाग गए? तो मोक्ष उसके पास हाँ कहता है। फिर कहता है, मुझे भूख लगा है, क्या आप दोनों कुछ खाएंगे? इस सवाल पर दोनों नहीं कहते हैं तो बेचारा मोक्ष साथ खाने की उम्मीद से दोनों के पास आया था, वो निराश हो वहां से जाने लगता है। वही दूसरी तरफ रचना का मन क्लास में बिल्कुल नहीं लग रहा होता है तो वो अपनी दोस्त माही को देखती है और कहती है, इस क्लास के बाद कहीं बाहर चले। ये सुन माही झट से कहती है, ओके। कुछ ही वक्त में ये क्लास खत्म हो जाता है। फिर दोनों अपना बैग ले जाने लगती है। तभी रचना के सामने रूहान आ जाता है तो रचना उसके तरफ देखती है पर फिर साइड हो जाने को होती है। पर तभी रूहान पूरे कॉलेज के सामने उसके हाथ को पकड़ लेता है तो जितने लोग बाहर थे और माही ये देखने लगती है। वही रचना अपने हाथ को छुड़ाने का कोशिश कर रही होती है, साथ ही गुस्से में कहती है, क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। ये सुन रूहान उसके हाथ को छोड़ कहता है, सॉरी, मैं तो बस अपने दिल का बात बताने आ रहा था, मुझे तुमसे पहले नजर वाला प्यार हो गया है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुन रचना कह देती है, नहीं। फिर माही का हाथ पकड़ वहां से जाने लगती है। सभी के सामने जब रचना उसे ना करती है तो रूहान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हाथ का मुट्ठी बांध कहता है, अब तो रूहान तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहेगा। इतना कहने के बाद वो गुस्से में जाने लगता है। वही माही और रचना बाहर आ जाती है। तभी माही रचना के मूड को देख कहती है, चल हम कोई पार्क चलते हैं ताकि तेरा मूड ठीक हो जाए। ये सुन रचना को विहान के साथ पार्क में बिताया पल याद आने लगता है और वो माही से कहती है, माही मेरा मूड नहीं है कहीं जाने का, मैं घर जाना चाहती हूँ।
ये सुन माही कहती है, ओके तू घर चली जा, मैं वापस कॉलेज चली जाती हूँ। ये सुन रचना ओके कहती है। फिर रचना अपने लिए ऑटो रुकवा उसमें जा बैठ अपने फ़ोन को निकाल विहान को कॉल करती है। विहान जो अपने कार में था वो अपने फ़ोन को निकाल रचना का कॉल आता देखता है तो कॉल झट से रिसीव कर कहता है, हेलो। तभी रचना अपने उदासी से भरे स्वर में कहती है, सॉरी आपको इग्नोर की। रचना का आवाज़ से उसके उदासी का अनुभव विहान को हो जाता है और वो सवाल करता है, कॉलेज में हो? इस सवाल पर रचना कहती है, नहीं ऑटो में, घर जा रही हूँ। ये सुन विहान कहता है, ऑटो से बाहर निकलो और अपना लोकेशन बताओ। ये सुन रचना सवाल करती है, पर क्यों? तभी विहान कहता है, मुझे इग्नोर करने का पनिशमेंट है। ये सुन रचना को समझ नहीं आया क्या रिएक्ट करे, पर वो विहान के बात को सुन ऑटो को रुकवा विहान को लोकेशन बताते हुए ऑटो वाले को पैसा दे साइड में खड़ी हो गई और विहान का फ़ोन कट की ही थी कि तभी एक कार उसके पास रुका। कार देख रचना खुद में ही कहती है, विहान इतनी जल्दी यहाँ आ गए। इतना कहने के बाद वो अपने कदम कार की तरफ बढ़ा देती है। तभी रूहान उस कार से बाहर निकल जाता है तो उसे देख रचना वहां से जाने वाली होती है तो रूहान उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़ने को था, पर तभी सामने एक कार रुकता है और उस कार से विहान बाहर आता है। तो रूहान और विहान एक दूसरे को देखते हैं। फिर विहान रचना को जो घबराई हुई थी वही रचना विहान को देख जल्दी से उसके कार के अंदर जा बैठ जाती है। तो विहान बस अपने कोर नज़र से रूहान को देखता है, फिर अपने कार के अंदर जा बैठ जाता है। तभी दोनों को एक कार में बैठ निकलता देख रूहान गुस्से में कहता है, ये तो बिजनेस टाइकून विहान मित्तल है, रचना इसके साथ क्यों गई है? इतना कहने के बाद वो अपने कार के अंदर जा बैठ जाता है। वही कार में विहान रचना की तरफ देख सवाल करता है, क्या हुआ है आज और वो लड़का तुम्हारे पास क्यों आ रहा था? इस सवाल को सुन रचना बताने में हिचकिचा रही थी, पर जो आज तक सिर्फ जय को पता था वो उसके बाद विहान को ही बताई थी, तो वो सारी बातें विहान को बता देती है। पूरी बातें सुन विहान कहता है, अगर कभी कॉलेज में वो कुछ करने का कोशिश करे तो मुझे कॉल करना। ये सुन रचना विहान की तरफ देखती है, वही विहान उसे अपने तरफ देखता पा कहता है, सुनाई दिया जो मैं बोला? इस बात पर रचना कहती है, हाँ। इतना कहने के बाद रचना अपने चेहरे को मोड़ अपने मन में कहती है, विहान को भी मैं रिजेक्ट की हूँ, पर जो बाकी लड़के रिजेक्शन को सुन करते विहान ने वैसा कुछ करने की कोशिश नहीं की और मुझे भी तो विहान के लिए फील होता है, खासकर मैं विहान के साथ सेफ फील करती हूँ। खुद मैं इतना कह ही रही थी कि तभी रचना को ऑनलाइन आर्टिकल्स न्यूज याद आते हैं जो वो विहान के लिए पढ़ी थी। फिर वो अपने मन में कहती है, आज इन्हें मुझसे प्यार है पर कल कोई और मिल जाएगी तो इनका प्यार मेरे लिए खत्म हो जाएगा, तो अच्छा है रचना तू विहान से दूरी बनाकर रख। खुद में इतना कहने के बाद रचना बिना विहान की तरफ देखे कहती है, ये रास्ता मेरे घर जाने का नहीं है। रचना के इस बात को सुन विहान कहता है, मुझे पता है। ये सुन रचना विहान की तरफ देख सवाल करती है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? इस सवाल पर विहान कहता है, जहाँ तुम्हारी मुस्कान मुझे देखने को मिले। विहान के इस बात को सुन रचना उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। वही दूसरी तरफ विक्रांत जब देखता है 2 बजने वाला है तो वो अपने केबिन से बाहर निकल अनाया के स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। कुछ वक्त के बाद विहान रचना को अपने साथ मुंबई के बीच में ले आता है। बीच रचना पहली बार आई थी, वो ये देख बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से कार से बाहर निकल समुद्र के पास जाने लगती है, तो विहान भी कार से बाहर निकल उसके पीछे जाने लगता है। दोनों समुद्र के पास आ जाते हैं। फिर रचना पानी में अपने पैर रखती है तो विहान उसके पास जा उसके पैर के पास अपने पैर रखता है, तो रचना विहान के पैर को देख विहान की तरफ देख कहती है, आपका पैर कितना बड़ा है? ये सुन विहान कहता है, मेरे पैर ठीक है, तुम्हारे बहुत छोटी है, किसी बच्चे की तरह। ये सुन अपने मुंह को बना रचना विहान को देखती है और आगे बढ़ कहती है, तो फिर किसी बड़े पैर वाली लड़की के साथ आओ, वैसे भी आपकी कई गर्लफ्रेंड रह चुकी है और अभी भी शायद कई हो। ये सुन विहान उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींच लेता है तो रचना उसे हैरानी से देखने लगती है। तभी विहान उसके आंखों में देख सवाल करता है, किसने कहा है तुम्हें ये सब? इस सवाल को सुन वो हिचकिचाते हुए कहती है, ऑनलाइन आर्टिकल्स न्यूज। ये सुन विहान रचना के चेहरे पर अपने हाथ रख प्यार से सवाल करता है, क्या इस वजह से तुम मुझे रिजेक्ट की हो? इस सवाल का रचना जवाब न दे विहान के हाथ को अपने चेहरे से झटक उससे दूर हो मुड़ जाती है। फिर कहती है, मुझे आप जैसे प्ले बॉय पर भरोसा नहीं है। इतना कहने के बाद बस कम पानी की तरफ चल रही होती है। तभी विहान उसके पीछे जाते हुए कहता है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा ना कर सको और मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूँगा, इसका भरोसा कर सकती हो। उन लड़कियों के साथ मेरा ब्रेकअप हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था, क्योंकि मुझे उन लड़कियों के साथ रहकर ये फील कभी नहीं हुआ कि मैं उनके साथ लाइफ टाइम रह सकता हूँ, ना उन लड़कियों को, पर जब से तुम्हें देखा है मुझे बस हमारा फ्यूचर नजर आता है।
ये सुन रचना रुक जाती है। उसके साथ ही विहान भी। फिर रचना विहान की तरफ देख कहती है, आपको फिर कुछ दिनों बाद लगेगा जैसे आपको उन लड़कियों के साथ फ्यूचर नजर नहीं आता, वैसे ही मेरे साथ भी रिलेशन में रहकर नजर नहीं आ रहा, तो फिर मेरा क्या होगा, बोलिए। रचना के इस बात को सुन विहान कहता है, अगर तुम्हें यही डर है तो ठीक है, जब तुम्हारा स्टडी कंप्लीट हो जाएगा तो मुझसे शादी कर लेना, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे जैसे रह रहे हैं। ये सुन रचना कुछ नहीं कहती है और वापस चलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत स्कूल के बाहर अपने कार से बाहर निकल अपने आंखों में चश्मा लगाए कार से लद खड़ा था। कुछ ही वक्त में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बाहर आते हैं तो स्कूल लड़कियां बस में जाने की जगह विक्रांत को देखने लगती है। वही प्रिंसिपल को पता चलता है तो वो नीचे विक्रांत के पास ग्रिड करने के बाद कहता है, सर आप यहाँ, कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते। पर विक्रांत कोई जवाब न दे अनाया के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। वही स्कूल की फीमेल टीचर भी विक्रांत को देख अपने दिल को संभाल रही होती है। तभी अनाया अपनी दोस्त के साथ बाहर आती है पर उसका नज़र विक्रांत पर गया नहीं था। वही उसकी दोस्त मानवी का चला जाता है तो वो झट से कहती है, विक्रांत चौहान। ये सुन अनाया अपने सिर को ऊपर उठाती है और विक्रांत की तरफ देख हैरान रह जाती है और अपने मन में कहती है, ये यहाँ क्यों आए हैं। वो खुद में सवाल कर ही रही होती है। वही विक्रांत अपने आंखों से चश्मा हटा उसकी तरफ देखता है तो अनाया झट से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। ये देख इरिटेट हो विक्रांत अपने चश्मे को वापस अपने आंखों में डाल लेता है। वही इवान कहता है, भाई आज आप मुझे लेने आए हो। विक्रांत कार का दरवाजा खोल कार के अंदर बैठ जाता है तो इवान भी जल्दी से कार के अंदर जा बैठ जाता है। वही प्रिंसिपल को ये देख सुकून मिलता है। वही अनाया भी अपने कार में जा बैठ जाती है। तब भी विक्रांत अपने कार में ही बैठा उसे देखता है। तभी ड्राइवर कार आगे ले जाता है तो विक्रांत को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सिगरेट निकाल उसे जला सिगरेट की कस लेने लगता है। वही अपने भाई को सिगरेट पीता देख इवान कहता है, भाई आपको नहीं लगता आपको सिगरेट कम पीना चाहिए। ये सुन विक्रांत सिगरेट की कस लेते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो। ये सुन इवान अपना मुंह बना लेता है। वही दूसरी तरफ मोक्ष अपने रूम में बहुत बोर हो रहा होता है। तभी अनिरुद्ध उसके रूम का दरवाजा खोल उसके पास जाता है और बेड पर बैठ उसके सिर पर अपने हाथ को रख देता है तो मोक्ष अपने चेहरे को मोड़ अनिरुद्ध की तरफ देखता है। तभी अनिरुद्ध उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूमने लगता है।